हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जेई एडवांस 2024 के केमिस्ट्री सेक्शन के पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था क्वेश्चन का। तो आप देख लो, क्लास 1 का था, क्लास 11 का था 35% और क्लास 12 का था 65%। देखिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर 2 में क्लास 11 से ज़्यादा पूछा होगा, क्लास 12 से कम पूछा होगा। तो केवल एक पेपर के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन लाना ठीक नहीं होगा, है ना, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों था एडवांस्ड में। फिर देखिए सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हाँ, ये लगभग बैलेंस्ड है क्योंकि आपको पता है 17 क्वेश्चन है, तो 17 को आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते 3 पार्ट में, तो किसी एक सेक्शन से एक क्वेश्चन कम होगा। तो देख सकते हो ऑब्वियस है, फिजिकल से एक क्वेश्चन कम है, मतलब 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना, और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आइडियल गैस। ये क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेरी गुड। 80 ग्राम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है स्टेट्स ऑफ मैटर का, अगर आप एनसीईआरटी का बैक साइज क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो एक उसमें क्वेश्चन था गैस के मोलर मास का रेशियो का, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं तो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है रूट ओवर 3RT/m। तो अगर हम रेशियो ले तो आपको पता है टेम्परेचर सेम ही होगा, आर तो गैस कांस्टेंट वो भी सेम होता है। तो अगर हम ले Vx/Vy तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ My/mx। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है My/mx का रेशियो निकालना। अच्छा, अब देखो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे आइडियल गैस के लिए। तो एक्स क्या करना है, टू एटमोस्फेयर प्रेशर। तुमको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो 2 इंटू वी। अच्छा, एक्स का मोलर मास मान लेते हैं mx, तो 10/mx इंटू आर टी। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही होगा। अच्छा, अब दे रहा है कि जब हम गैस वाई डाले तो टोटल प्रेशर हो गया 6 एटमोस्फेयर। तो ध्यान रखिएगा टोटल प्रेशर है 6 एटमोस्फेयर और पहले से प्रेशर था 2 एटमोस्फेयर। तो वाई का प्रेशर कितना होगा, 4 एटमोस्फेयर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाता है, तो टोटल प्रेशर 6 एटमोस्फेयर हो गया, पहले से प्रेशर 2 एटमोस्फेयर था, तो वाई के चलते 4 एटमोस्फेयर। तो 4 इंटू वी इक्वल टू कितना मास है 80, तो 80/my इंटू आर टी। ठीक है, अब हम रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लोगे आप, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम, तो 2v/4v क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा आपको, कर लो, तो हो जाएगा my ऊपर आ जाएगा, my बाई नीचे हो जाएगा 8mx, है ना, नीचे 8mx और RT से RT कट जाएगा। तो यहां से my/mx क्या हो जाएगा, आप देख लो 4 हो जाएगा। आप यहां से इसको 8 इधर लेके आ जाओगे तो 8/2 4 हो जाएगा। यहां पुट कर दो, तो यहां पुट कर दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, विच इज 2:1। तो डी ऑप्शन होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ को मिक्स किया और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का बेसिक फॉर्मूला को यूज किया। तो ये बहुत, हम इसको कहेंगे इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन था, क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि HNO2, अच्छा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी पी ब्लॉक है, क्लास 12th के पी ब्लॉक ग्रुप 15 का फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रस एसिड का एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो क्या होता है देख लो, HNO2 जो है ना, एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है नाइट्रिक एसिड और NO में, आपको पता है HNO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, इसमें +5 और इसमें +2। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो, +3 से +5 और +2 में गया तो डिस्प्रोपोर्शनेट किया। और आपको पता है वाटर में नाइट्रिक एसिड कैसे ब्रेक करेगा, नाइट्रेट आयन और H3O+, है ना। तो नाइट्रेट NO और H3O+, कौन से ऑप्शन में है, नाइट्रेट NO, बिल्कुल ए ऑप्शन। बहुत, ये भी डायरेक्ट, अगर आप जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पी ब्लॉक के एनसीईआरटी का फर्स्ट रिएक्शन भी नहीं आपको याद है तो आप ढंग से प्रिपरेशन नहीं करते। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यह है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। एस्पार्टेम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, सुक्रोज से भी करीब 100 टाइम ज्यादा स्वीट होता है ना, तो काफी ज्यादा मीठा होता है ये डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड आपस में लिंक कर रहे हैं, और पेप्टाइड लिंकेज होता है, आपको पता होगा, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो CONH बॉन्ड। तो कौन कौन है CONH बॉन्ड? ये भी पेप्टाइड लिंकेज, ये भी पेप्टाइड लिंकेज, ये भी पेप्टाइड लिंकेज, ये भी पेप्टाइड लिंकेज। फिर क्या दे रहा है? एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर। तो देखो एस्पार्टाइल पहले है तो वो आया है स्पार्टिक एसिड से, तो स्पार्टिक एसिड से आया है तो उसका NH2 फ्री होगा, उसका NH2 फ्री होगा। और मिथाइल ईस्टर है किसका? फिनाइल एलानिन का, तो फिनाइल एलानिन का मिथाइल ईस्टर, तो ये गलत हो गया है ना। यहां पर जो ईस्टर बना दिया है स्पार्टिक एसिड का, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत। तो जो भी आंसर होगा A और B में होगा। अब देखते हैं, आपको पता है NH2 ग्रुप फ्री होना चाहिए। अच्छा एक और चीज, ये आपको पता है कि रिएक्शन में तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना, ये कार्बन तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर ये कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो COH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो आपको पता होगा, इस तरह कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कायरल कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता, तो आंसर B होगा। वैसे ये जिनको अगर पढ़े होंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, आपको अगर स्ट्रक्चर पता हो तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे, जिनको नहीं पता है उसके लिए काफी हिंट क्वेश्चन में प्रेजेंट था। तो हम इसको कहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, इजी तो नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। लेकिन जेईई एडवांस ने काफी हिंट दे रखा था क्वेश्चन में, है ना। तो जो बच्चा अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर नहीं भी याद होगा तो इनको पढ़ के भी क्वेश्चन कर सकता था। ये इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने डैश कर दिया है ना, यहां पर वेज है वहां डैश कर दिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है इसलिए गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड सेट 2 शोज आयोनाइजेशन आइसोमर। तो पहले हम सेट 2 देखते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। अच्छा ये शो कर रहा है, लेकिन सेट 1 में नहीं, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। NiCO होल 4 ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। फिर बी देखें, हाँ ये देखो, ये सेट 2 गलत है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। सेट 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, ये आपको आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। अच्छा डी देख लो, डी में सेट 2 आपको हाइड्रेट आइसोमर है, ये आपको आयनाइजेशन आइसोमर नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो एक सेट 2 से ही हम निकाल लें कि सी ऑप्शन होगा। चेक है ना, सल्फेट क्लोराइड आपस में इंटरचेंज हो गया सेट 2। सेट 1 देख लेते हैं। सेट 1 में आपको पता है MA है ना, फर्स्ट है MA3B3, तो ये शो करता है फेसिल और मेरिडोनियल। और दूसरा तो आपको पता है M है ना, MA होल ट्वाइस B2, तो आपको पता है ये भी सिस ट्रांस शो करता है, जिसमें सिस फॉर्म होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम इजी कहेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्रॉम NCERT, है ना। इसीलिए बोलते हैं केमिस्ट्री में NCERT बुक ध्यान से पढ़िएगा। मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है NCERT, है ना। तो केमिस्ट्री का NCERT कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 है, अब यहां से याद रखिएगा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो हम ध्यान से थोड़ा करेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर हाई स्पीड से चल रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोकेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है हम इलेक्ट्रॉन का पाथ कैलकुलेट नहीं डिटरमाइन कर सकते। ए सही। बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज लो, बिल्कुल सही है। एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा चीज को, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी कम। बिल्कुल सही। सी हाँ ऑब्वियस है, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में ही, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी कम। बिल्कुल बिना फॉर्मूला के भी सोच सकते थे, है ना। और मोस्ट स्टेबल है, एनर्जी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही है।
डी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी होता है आपको पता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है अगर n बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगा, तो ये गलत है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। अगर आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो फिर इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का दिख रहा है, स्ट्रक्चर से ही देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2, ये क्यूमीन हाइड्रोप्रोडक्टाइड वाला क्वेश्चन है, फिनॉल का प्रिपरेशन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। फिनॉल एंड बाई प्रोडक्ट पी, तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको पता है क्यूमीन देता है ऑक्सीजन के साथ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे मिलता है फिनॉल एंड एसीटोन। तो जो पी है आपका एसीटोन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर पी को ट्रीट करेंगे 3 कोवेलेंट ऑफ क्लोरीन से, तो आपको पता है हम लोग हैलो फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। अगर 3 कोवेलेंट क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हो तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CCl3, हम लोग हैलो फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विथ OH माइनस, बिल्कुल सही, OH माइनस है बेसिक मीडियम है तो हैलो फॉर्म हो ही गया। तो CH3 CO CCl3 OH माइनस, तो क्या देगा आपको पता है हेलो फॉर्म में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम सॉल्ट आ जाएगा, है ना, तो CH कैल्शियम एसीटेट प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो हाँ, तो कैल्शियम सॉल्ट S और ये R, और Q कौन था, Q ये था। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ P विथ R, R तो क्लोरोफॉर्म, हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्लोरीटोन कहते हैं इसको, क्लोरीटोन। अगर तुम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाओगे, देख लो, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाओगे, है ना, थोड़ा सा एक्वस मीडियम चाहिए, तो होता क्या है, O माइनस खींच लेगा H+, O माइनस खींच लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट से सोच लो, O माइनस खींच लेगा H+, और CCl3 इस पर अटैक कर देगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, ये हाइपोनोटिक होता है, ये फेमस रिएक्शन है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में भी दिया है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन काफी फेमस रिएक्शन है, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ओल्ड एडिशन। तो ए तो सही है। बी देखे, रिएक्शन ऑफ आर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन के साथ, हाँ बिल्कुल सही भाई, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से ट्रीट करोगे तो फॉस्फीन मिलता है COCl2, ये भी डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी है, बी, तो ए सही बी सही। सी देखे, Q रिएक्ट्स विथ NaOH, Q क्या था आपको, Q ये था, नहीं ये गलत है भाई, अभी तो पढ़े आप, हेलो फॉर्म देता है, गलत है, अभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पढ़े ना, गलत है ये, सी गलत है। एस ऑन हीटिंग, हाँ ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का है, अगर कैल्शियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का हीट करते हैं तो, है ना, तो कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड ही मिल सकता है, अगर फॉर्मिक एसिड रहे तो कीटोन मिलता है, तो ये एसीटोन होगा। तो एस ऑन हीटिंग गिव्स पी, पी क्या था आपको, एसीटोन, बिल्कुल सही, तो आंसर इसका होगा ABD। हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे रिएक्शन मिक्स किए हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, और 2 चैप्टर को मिक्स कर दिया है, हैलो अल्केन्स और फिनॉल को, ठीक है, लेकिन ये हम बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी नहीं है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट सारे रिएक्शन है, जो भी बच्चा जेईई एडवांस का सीरियसली प्रिपेयर किया है तो उनको ये रिएक्शन पता होने चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर है ABD। सी इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कैनिजारो कर दिया है, लेकिन कैनिजारो नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है क्लास 11th का, चलिए देखते हैं। एक चीज याद रखिए, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से एनसीईआरटी भी बॉन्डिंग चैप्टर का, तो उसमें साफ साफ लिखा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, और इसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स। तो चलिए देखते हैं हम, तो देखो NO ऑड इलेक्ट्रॉन है, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। H2SO4 का आप स्ट्रक्चर देख लो, आपको पता होना चाहिए, H डबल बॉन्ड O, OH OH,
तो सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 4 8, 2 10, 2 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। तो क्या कौन कौन नहीं फॉलो करेगा देखते हम। NO फॉलो नहीं करेगा, NO2 फॉलो नहीं करेगा, ओजोन फॉलो करेगा भाई, ओजोन करता है, आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, O पे प्लस, इस पे माइनस, ये करता है, ओजोन करता है। तो NO2 नहीं करेगा, H2SO4 नहीं करेगा, H2SO4 नहीं करेगा, अच्छा BCl, अच्छा NO भी नहीं, तो सब NO भी नहीं करेगा, NO2 भी नहीं करेगा। इसमें BCl3 नहीं करेगा, आपको पता है BCl3 में बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन 3 करेगा, CO2 O3 और C2H4 करेगा, CO2 C2H4 HCl करेगा। तो आंसर होगा A, D। ये हम कहेंगे इजी क्वेश्चन, है ना। देखिए सब बॉन्डिंग के बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास में सब पढ़ाया जाता है, ये सब आना चाहिए। अगर आप एडवांस कंप्यूटेशन कर रहे हो तो ये सब आपको आना चाहिए, तो इसको भी हम कहेंगे इजी क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, ग्राफ से तो थर्मो केमिस्ट्री का लग रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्वेश्चन है। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया है, 5 मोल्स आइडियल गैस, ठीक है। VT ग्राफ है, ठीक है। इंथैल्पी पूछ रहा है। अगर आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आपको पता होगा इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, और डेल्टा H का फॉर्मूला होता है आइडियल गैस के लिए, याद रखिएगा, NCP डेल्टा T। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा H का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको CV दिया है और R दिया है, तो अब तो ये तो पता होगा आपको CP माइनस CV R होता है, तो CP हो जाएगा CV प्लस R, तो CP हो जाएगा आपको 20.3। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा है। X2Y2Z पूछा है, तो X2Y तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, है ना। X2Y डेल्टा H 0 हो गया। Y2Z देख लो, टेम्परेचर क्या है 415, 335, डिफरेंस ले लोगे तो आ जाएगा 80 केल्विन। वेल भाई वैल्यू पुट करो, सिंपल क्वेश्चन है। N 5 मोल दिया है, CP है 20.3 और ये है 80, तो 80 इंटू 5 कितना हो गया 400, 400 को 20.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 203/10 से, है ना, तो हो जाएगा आपको 8120 जूल, 8120 जूल। हाँ यही है आंसर, 8120 जूल। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल तो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और जेई मेंस से भी इस तरह क्वेश्चन आता है। ये एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं था, ये जेई मेंस लेवल क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इजी क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है ना। कुछ और पूछता डेल्टा एस ये सब तो हम समझते भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड पूछा है। सिंपल होता है, याद रखिएगा, आइडियल गैस के लिए किसी भी प्रोसेस में डेल्टा एच होता है NCP डेल्टा टी, बस आपको डेल्टा टी निकालना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है K1, ये सब दिख रहा है तुमको केमिकल काइनेटिक्स का लग रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। इस तरह क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है, अगर आप मेंस का प्रिपरेशन किए होंगे तो इस तरह क्वेश्चन देखे हैं। सिंपल है, देखिए आपको पता है स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उससे रेट लॉ लिखते हैं हम। तो स्लो रिएक्शन तो R क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K2 दिया है आपको, तो K2 इंटू N2O2 इंटू H2। अब देख लो, एक इसमें दिक्कत क्या है, इस रिएक्शन में कहीं भी N2O2 नहीं है, यहां पर कहीं भी N2O2 नहीं है, तो N2O2 को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फास्ट वाले स्टेप से। तो फास्ट स्टेप का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे जो कि होता है KF/KB, तो हो जाएगा K1/K−1 इक्वल टू, लिख सकते हो N2O2/NO का स्क्वायर, हाइनो का स्क्वायर। यहां से N2O2 को सब्स्टिट्यूट कर दो तो R हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा R हो जाएगा आपको K2 K1/K−1,
और N2O2 की जगह NO का स्क्वायर इंटू H2। NOH2 है, हाँ बिल्कुल है, NOH2 है। तो हमारा रेट लॉस सही है। तो रेट लॉस सही है तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल, ये हम जेई मेंस लेवल क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अगर आप जेई मेंस का भी प्रिपरेशन किए होंगे तो आ चुका है, 2020 21 22 में इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं है, ये भी मेंस लेवल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है, विद एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2012 में भी आ चुका है, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2012 में आ चुका है, जहां पर आप फॉर्मल्डिहाइड को एक्सेस एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो क्या होगा, 3 बार एल्डोल होता है, फिर 1 बार कैनिजारो होता है। तो देखो क्या होगा, हम पहला स्टेप दिखा देते हैं आपको। तो आपको पता है पहला स्टेप में बेस रिमूव कर देगा अल्फा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो CH2 माइनस CHO प्लस H2O। अब ये फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा, यहां एल्डोल चल रहा है अभी, और O- वाटर खींच लेगा H+, तो कुछ ऐसा बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहां बन जाएगा CH2OH, और यहां 2 हाइड्रोजन अभी रहेगा। हाँ सॉरी, सी एक मिनट एक, सॉरी थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा एरर है आपको, है ना। दो, देखिए क्या होगा, ये जुड़ेगा ये, तो हो जाएगा सी, है ना, ये हो जाएगा आपको CH2OH CH और CHO। ये है पहला स्टेप है। अब देखो ये आपको पता है 2 अल्फा हाइड्रोजन और है, तो यही चीज और 2 बार और होगा, 2 बार और होगा, तो आपको पता है यहां भी CH2OH लगेगा, यहां भी CH2OH होगा। तो हम थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप सोच सकते हो एक बार एल्डोल फिर से होगा और एक बार एल्डोल फिर से होगा, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप सोच लोगे तो बन जाएगा, देख लीजिए क्या, C CH2OH 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 और CHO तो रह गया, अब फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड CHO। तो आपको पता है अब यहां पर इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब हो जाएगा क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, इसका हो जाएगा रिडक्शन, और थोड़ा सा, है ना, तो बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। और ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड आपको है ना टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो पी होगा इसका रिडक्शन वाला, पी इसके रिडक्शन से मिलेगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, और फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है, ध्यान रखिएगा, इसमें CHO ग्रुप है, फॉर्मिक एसिड ध्यान रखिए टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो इसके रिडक्शन से बनेगा आपको CH2OH, ये भी रिड्यूस हो जाएगा ना, तो एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH CH2OH CH2OH, ठीक है। तो Q आपको, है ना, तो आपको P डज नॉट गिव, तो ये P हो जाएगा, Q हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, Q हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, तो हम P पे जा रहे हैं। और P को किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सानोन, तो ऑब्वियस है अल्कोहल को हम रिएक्शन करवा रहे हैं कीटोन से। तो देखो क्या बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, CH2OH CH2OH, इधर भी CH2OH और इधर भी CH2OH, और इधर से भी मान लेते हैं साइक्लोहेक्सानोन, और इधर से भी ले लेते हैं साइक्लोहेक्सानोन। एक्सेस है, देख लो क्वेश्चन में एक्सेस है, एक्सेस, हाँ एक्सेस, इसे 2 मोल ले लिए, और पीटीए से है वही है, पीटीए से थोड़ा सा H+ देगा, आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ H+ के बनने से थोड़ा सा H+ चाहिए होता है, तो आपको पता है क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है अल्कोहल ग्रुप। हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है वाटर रिमूव होगा,
तो यहां से ये वाटर हट जाएगा, यहां से भी वाटर हट जाएगा। आपको पता है क्या होता है अल्कोहल का एल्डिहाइड के कीटोन के साथ रिएक्शन। और फाइनली बनेगा, आप देख लो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, बड़ा स्ट्रक्चर है थोड़ा, O CH2 O CH2 कार्बन CH2 CH2 O, और वो रिपीट हो जाएगा। यही वाला जो लेफ्ट साइड में बनाए हैं वही स्ट्रक्चर राइट साइड में आपको रिपीट हो जाएगा। सोच लो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, हम छोटा सा बना दे रहे हैं, है ना, ओ छोटा सा बना देंगे, इधर भी साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, डबल कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है, मिथाइलिन ग्रुप CH2 एंड ऑक्सीजन एटम। तो चलिए देखते हैं कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4, हाँ यहां पे भी होगा एक ऑक्सीजन CH2O, 4 ऑक्सीजन एटम है। CH2 ग्रुप कितना है, 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो गया। अब इधर देखो 9 10 11 12 13, तो इधर 5 है, राइट साइड में देखो एक साइक्लोहेक्सेन और होगा तो उधर से भी 5 आएगा, तो 13 5 18। तो याद रखना ऑक्सीजन एटम 4 है, CH ग्रुप है 14, तो टोटल हो जाएगा 18। ठीक है, तो फिर से देख लो, 5 CH2 इधर, 5 CH2 इधर साइक्लोहेक्सेन से आएगा, 10 11 12 13 14, 14 CH2 हो गया, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 14 4 18। इसको हम बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हो सकता है बच्चे गलती कर सकते थे। ये मॉडरेट, इजी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन में गलती होने की चांस रहती है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। जो भी जेईई एडवांस 2000, पहला जो रिएक्शन है जेईई एडवांस 2012 का रिपीट है, आप देख सकते हो, PYQ बुक होगा आपके पास, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो कोऑर्डिनेशन का लग रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NiCO होल 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से डरावना है बहुत इजी। तो आपको पता है, देखो इरिडियम तो आपको पता है टॉपिक नंबर 77 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, आप कितना भी कर लो हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया है। अब आपको पता है CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो 6 + 8 14। तो आपको यह भी पता है कि बाकी जो एलिमेंट है सारे, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सारे आपको 3D सीरीज के हैं, और 3D सीरीज में 10 एलिमेंट हैं। तो जैसे ही CO का नंबर एक्स्ट्रा करोगे, जैसे CO आप एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे या घटा दोगे, तो बहुत डिफरेंस 14 का आएगा, डिफरेंस 14 का आएगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। खुद सोचना, CO में 6 8 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन डालोगे, जो भी एलिमेंट है वो 3D का रहेगा ही नहीं, 3D का नहीं रहेगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो। तो देखो आप, तो NiCO होल 4 कितना CO है 4, इसमें कितना है 6, 28 से हो ही नहीं सकता, गलत। CO कितना है 5, इसमें भी नहीं हो सकता, 14 एक्स्ट्रा है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें कितना कम है 14 कम है, नहीं हो सकता, ये भी गलत। इसमें कितना है 1 CO 14 एक्स्ट्रा है, नहीं हो सकता, ये भी गलत। एफी फिर से 1 CO एक्स्ट्रा, 14 एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। CO इसे एक है ना, 1 CO कम है, 14 इलेक्ट्रॉन कम है, नहीं हो सकता आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जो भी एलिमेंट से आपको इलेक्ट्रॉन 3 4 चेंज होंगे, है ना, 14 चेंज नहीं होंगे, नहीं हो सकता। हाँ ये देखते हैं, क्योंकि इसमें 4 CO है, इसमें भी 4 CO है। तो अब देख लेते हैं CR का, तो CR का एटॉमिक नंबर 24 होता है, दिया भी हुआ है CR का 24, और 4 माइनस का मतलब है 4 एक्स्ट्रा, तो 24 4 28, और निकेल का भी क्या होता है 28, बिल्कुल सही। तो NiCO होल 4, CrCO होल 4 4 माइनस, इनमें सेम इलेक्ट्रॉन से आप काउंट करके भी देखना, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 1। जो ही बच्चा पूरा काउंट करके देखा होगा, आप टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे हो ना, 3D में एलिमेंट चेंज करने से नहीं कंपनसेट होने वाला। ठीक है, तो आप खुद से आपको जो मैनुअली ऐड किए हैं वो टाइम वेस्ट किए हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल सोचना था। तो अगर NiCO होल 4 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना है तो 4 ही CO होना है, चार्ज इधर उधर हो सकता है लेकिन CO का नंबर में चेंज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
11th भी हो गया। 12th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। टर्मिनल अल्काइन है, 3 स्टेप की है, तो देखते हैं फिर, है ना। तो आपको पता है Hg2 प्लस H3O प्लस, तो आपको पता है टर्मिनल अल्काइन में Hg2 प्लस H3O प्लस ऐड हो, तो आपको पता है क्या होता है, पहले वाटर का एडिशन होगा, इनॉल फॉर्म होगा, फिर टॉटोमेरिज्म होगा। तो पहला स्टेप का हम रिएक्शन बना देते हैं आपको, COO ET CH2 होल 5 होल 15 सॉरी, और C डबल बॉन्ड हो CH3। हम एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि Hg2 प्लस H3O प्लस वाटर का एडिशन होगा, इनॉल फॉर्म बनेगा, टॉटोमेरिज्म से कीटोन बन जाएगा। फिर क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको, CH2 पे। तो अब देखो, जब CO CH2 में कन्वर्ट होगा तो ये 15 की जगह एक 16 हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर क्या है देख लो आप, CH3 CH2 होल 16 हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा COOET H3O प्लस। तो H3O प्लस आपको पता है क्या रोल है, जो ईस्टर है उसको कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, कार्बोजिलिक एसिड में। तो बन जाएगा, आपको इधर से देख लेते हैं, लिख देते हैं CH3 CH2 होल 16 कार्बोजिलिक एसिड। तो ये है आपका P। अब P को ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको पता है ऑब्वियस ये सोप बनाने का मेथड है, साबुन बना रहे हैं हम, ठीक है। तो Q बना दो, तो Q आपको पता है, Q होगा आपको CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 होल 16 CH3, वही चीज 3 बार रिपीट होगा, CHO C डबल बॉन्ड O CH2 होल 16 CH3, फिर है CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 होल 16 CH3, ठीक है। तो हमने है ना, ये आपको ग्लिसराइड है, पता है आपको ग्लिसराइड है, इसी को ट्रीट करते हैं बेस के साथ, तो साबुन बनता है। अब क्या किससे ट्रीट कर रहे हैं देखो आप, हमने ये क्यू है, अब क्यू को ऑब्वियसली साबुन बना रहे हैं, तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे। आपको पता होगा सैपोनिफिकेशन, है ना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्लास 10th में पढ़ना था, सैपोनिफिकेशन, कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ क्यू, तो क्यू का 1 मोल है, तो आर कितना प्रोड्यूस होता है, देखो इसका 1 मोल है, और इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है आपके, है ना, ईस्टर के 3 पार्ट है, तो सोप कितना बनेगा, 3/2 मोल। कॉमन सेंस लगाओ ना, आप ये सोच लो, अगर इसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो ऐसा सोप बनेगा। आप देख लो, आपको जो आर होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 होल 16 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस और CA। एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ CA हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा, है ना, CA। तो इसका 1 मोल है ना, इसका 1 मोल क्यू का है, और यहां तुम देखो 3 पार्ट है, 1 2 3, तो ये 3/2 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5। अब इसका मास पूछ रहा है, तो भाई पहले मोलर मास कैलकुलेट करो इसका। तो मोलर मास कैलकुलेट तो करो फिर, कितने हैं, कितने कार्बन है, 16 17 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 12 कर दो, 432। और देखो हाइड्रोजन कितना है, 3, 32, 35 इंटू 2 70 कर दो। और क्या है, ऑक्सीजन कितना है, होल ट्वाइस O2, है ना, 1 2 2 4, 64 कर दो। और एक कैल्शियम है, 40 कर दो। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 432 40 आपको हो जाएगा 472, 472 और 70 कितना हो जाएगा, 542 64 606। और 3/2 मोल है, तो 3/2 इंटू कर दो 606, ये हो जाएगा 909 ग्राम, क्या हो जाएगा, 909 ग्राम। तो आंसर है इसका 909। इसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे, ये कोई कैलकुलेटिव भी बहुत था, और एग्जाम में प्रेशर में बच्चे इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन बहुत कम कर पाते हैं। और दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका 3 पार्ट से 3/2 मोल मिलेगा,
है ना, ये बहुत बच्चे गलती किए होंगे। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको इजी मॉडरेट नहीं करेंगे क्योंकि एक तो कैलकुलेशन टफ है, ऊपर से ये वाला कॉन्सेप्ट कि इसका 3 पार्ट है, तो कैल्शियम सॉल्ट के साथ होल्ट वाइज हो जाएगा, तो 3/2 मोल होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब इस तरह के क्वेश्चन से ही कोई बच्चा बहुत भी अच्छा हो तो फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता पेपर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13th फिर से कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन बहुत कम नहीं दिख रहे हैं। मेटलर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जो जेई एडवांस भी है वो एनसीईआरटी का जो रिवाइज सिलेबस है उसी की तरफ आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे पी ब्लॉक से एक रिएक्शन था आपको, लेकिन देख रहे हो सरफेस गायब है, मेटलर्जी गायब है ना, पॉलीमर्स गायब है। चलिए, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, आपको पता है डायमैग्नेटिक स्पीसीज उसी को कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। चलिए देखते हैं फिर। तो MnNH3 होल 6 3+, तो पहले Mn3+ देख लो। तो ये तो पता है Mn होता है आर्गन 3d5 4s2, तो Mn3+ हो जाएगा आर्गन 3d4। 3d4 का आपको पता होगा, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थोड़ी सी पता है, EgT2G, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लो चाहे वीक फील्ड लो, कभी भी ये कंप्लीटली पेयर होने वाला नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी लोगे तो 1 2 3 4 2 अनपेयर्ड, वीक फील्ड भी तो 1 2 3 4 चारों अनपेयर्ड, तो ये कभी भी कंप्लीटली पेयर्ड नहीं होगा, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा। Cl तो ऐसे ही भूल जाओ, वीक फील्ड लाइगेंड ऐसे ही पेयर नहीं होगा, ये भी गलत। Fe(F6) 3- ये चेक कर ले, तो इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, तो Fe 3+ है, आर्गन 3d5। याद रखना इस चीज को, d5 कॉन्फ़िगरेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर, तो ये भी कभी कंप्लीटली अनपेयर कंप्लीटली पेयर्ड नहीं होने वाले। 5 है तो एक अनपेयर्ड तो रहेगा ही, तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। इफ फ्लोराइड आयन वीक फील्ड लाइगेंड है, ध्यान रखना वीक फील्ड लाइगेंड पेयर नहीं करेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत। यहां भी Fe3+ हो गया, 3d5 वाला ही है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। देखो बहुत देख रहे हो, तुरंत तुरंत एलिमिनेट हो रहा है, देखने से ऑप्शंस के नंबर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लॉजिकली करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। ये देख लो, बिल्कुल हाँ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट 3+ होता है, आपको पता है कोबाल्ट होता है आर्गन 3d7 4s2, तो ये हो जाए आर्गन 3d6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ईएन, तो आपको पता है EgT2G, T2G में सारे पेयर हो जाएंगे, ऊपर Eg है नीचे T2G है, T2G में सारे पेयर हो जाएंगे, तो ये डायमैग्नेटिक है, तो आंसर है 1। ठीक है, तो देखिए देखने से सब बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा सोचेगा इतना सारा कौन कैलकुलेट करेगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन ऑब्वियस होते हैं, तो अगर आप शांत दिमाग से करोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो इसको भी हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इतना आप थोड़ा सोचना चाहिए आपको अगर एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलिए अब आते हैं मैच द कॉलम की तरफ। ये है, आपको लगता है कंडक्टिव मैट्रिक टाइट्रेशन है, आपको दिया हुआ है आयन सा कंडक्टिविटी, ये इसलिए दिया है कि आप चेक कर सकते हो कि कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, इसलिए ये डेटा भी दिया है, थोड़ा बहुत हम इसको रिफर भी करेंगे, है ना। बाकी है ना, वैल्यू देखते हैं हम, चलिए इसमें देखते हैं अब। चलिए ग्राफ दिया हुआ है, तो पहला है पोटेशियम क्लोराइड्स, और उसमें डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में पोटेशियम क्लोराइड हो, आप डाल रहे हो सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो आपको पता है रिएक्शन क्या होता है, AgNO3 प्लस KCl गिव्स AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस KNO3, है ना। तो देखो नंबर ऑफ आयंस, चूंकि AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा है तो नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट होने वाले हैं, बस डिफरेंस ये है कि K+ आपको रिप्लेस हो रहा है Ag+ से, K+ रिप्लेस हो रहा है Ag+ से, है ना। इसमें देख लो थोड़ा सा आप, थर्ड ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहां पर आपको, है ना, थर्ड ऑप्शन देख लो थोड़ा सा, P का 3 है, तो आप Ag+ K+ का डेटा देखो, Ag+ K+ का डेटा देखो तो बहुत, है ना, देख सकते हो आप, हल्का सा डिफरेंस है। तो यहां पर आप ये देखिए, जब K+ रिप्लेस हो रहा है Ag+ से तो थोड़ा सा घटेगा, थोड़ा सा घटेगा, तो थोड़ा सा घट किस में रहा है, थोड़ा सा घट 3 ऑप्शन में रहा है। आप देख सकते हो स्लोप से साफ साफ को मैथ्स आता है तो देख सकते हो थोड़ा सा घट आपको
इसमें रहा है, तो पी का तो 3 होगा। पी का 3 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है। चलो फिर भी एक और सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तसल्ली के लिए एक और सॉल्व। एक और मैथ द कॉलम में केवल एक से नहीं चलना चाहिए, कम से कम 2 कंफर्म करना चाहिए। फिर देखो एस देख लेते हैं। एस क्यों? बहुत इजी है। देखो आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तुम अगर एक्सेस में भी डालोगे तो बाद में कंडक्टिविटी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो कौन से, हाँ देख लो फिफ्थ में एस का फिफ्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर देखो कांस्टेंट है लगभग, तो कंफर्म हो गया सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन से ही कर दी हम, पी और एस के मैथ से ही हो गया। बाकी भी आप चेक कर लेना, डेटा भी अगर आपको दिक्कत है तो डेटा से भी कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन 2000 आपको 13 में भी आया था एडवांस में, तो अगर आप पीवाई क्यू सॉल्व करते हो 13, हाँ 13 में आया था, तो उससे भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर डेटा बस इसलिए दिया हुआ था थोड़ा चेक करने के लिए, क्योंकि इससे आपको पता चल गया कि थोड़ा सा घट रहा है, बस इसलिए डेटा दिया था, क्योंकि बच्चों को 2 और 3 में कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम बोलेंगे ये मॉडरेट, इजी तो नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको लग रहा है बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी। XCF2 तो आपको पता है XCF2 लीनियर होता है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर 3 लोन पेयर 3 लोन पेयर, तो P का है 5, P का है 5 दो ऑप्शन में, A और B। क्यों देख लेते हैं। XCF4 आपको पता है स्क्वायर प्लेटेड होता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ऑक्टाहेड्रल 2 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल 2 लोन पेयर, तो Q का हो गया 3, तो B ऑप्शन है। 2 क्वेश्चन से ही हमने खत्म कर दिया। Q का है 3, P का है 5, Q का है 3। एक बार R का भी कंफर्म, XCO3 है एक लोन पेयर, तो R का 2, हाँ एक लोन पेयर, सही है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है। ये तो इस तरह क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैच द कॉलम है, ये ओजोनलिसिस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो साइक्लोहेक्सिन का ओजोनलिसिस आप देख चुके हो, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो बनेगा आपको, है ना, CH2 होल 4 CHO, और डाइल्यूट NaOH से बनता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा और 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो ये बन जाएगा हीट करने पे। हमको बता दे रहे हैं ये जेईई एडवांस 2007 में आ चुका है, ये कुछ रिपीट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2007 का, आप देख लीजिएगा PYQ। तो ये आपको बन गया ओजोन। इसके बाद एल्डोल के बाद अब देख लो इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, आपको पता है CHO को प्रोटेक्ट करेगा। इथिलीन ग्लाइकोल आपको CHO को प्रोटेक्ट करता है, आप इस तरह रिएक्शन पहले भी आ चुका, आप देख चुके हो। हाँ BH3H2O2 NaOH होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये करेगा आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा आपको। और H3O+ से आपको जो इथिलीन ग्लाइकोल ऐड हुआ था वापस चला जाएगा, और NaBH4 क्या करेगा, हटा देगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, तो कुछ ऐसा बना CH2OH और OH, तो CH2OH और OH देखिए कौन सा ऑप्शन में है इस तरह का कोई ऑप्शन पीछे। हाँ ये 3 में लग रहा है, तो P का 3 में है, P का 3 में है। चलिए और देखते हैं। अब हम देख लेते हैं S देख लेते हैं, क्योंकि है ना S का 1/4 से एलिमिनेट हो जाएगा। तो S का 1/4 से एलिमिनेट होगा, तो इथिलीन ग्लाइकोल, हाँ तो डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर देगा, आपको पता है कीटोन को प्रोटेक्ट करेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो फिर से आपको पता है क्या बनेगा, है ना, बताए थे आपको, ये CH3, ये H, ये OH, और NaBH4 क्या कर देगा, उसको कीटोन को रिड्यूस कर देगा, तो वापस आ जाएगा OH, तो OH CH3 OH, तो S का 1 हो सकता है, S का 1 OH CH3 OH, हाँ ठीक है S का 1 हो सकता है। तो अभी भी लेकिन बचा है
पी का है ना, ए और 1 और 2 में फंसे हुए हैं अभी हम, तो हम देख लेते हैं आर। अच्छा आर का 4 है ये, तो क्यों ही देखना पड़ेगा आपको, क्यों देखना पड़ेगा, क्यों सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों सॉल्व करोगे तो क्या है देखिए आप, ओजोनलिसिस कर दोगे तो बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, CH2 होल 4 और CHO, है ना, 1 2 3 4 CHO। फिर एल्डोल करोगे तो हमको पता है ना, 5 मेंबर ड्रिंक बनेगा और यहां जाएगा COCH3। फिर से वही कहानी है, इथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा, कीटोन ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा और ये कर देगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपको पता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, NaBH4 रिड्यूस कर देगा तो CH2OH आ जाएगा। तो CH2OH देखिए इसमें CH2OH, और अच्छा मिथाइल भी था क्या, मिथाइल, हाँ रुक जाओ एक मिनट, CH2OH, हाँ, तो फिर हो जाएगा आपको CH2OH किस, फिर से देखते हैं इसको, रुक जाइए एक मिनट। ओजोनलिसिस करोगे तो ये बन रहा था, एक मिनट, है ना, ये ओजोनलिसिस और एल्डोल के बाद बन रहा है इथिलीन ग्लाइकोल, प्रोटेक्ट करेगा कीटोन को, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सबको पता है क्या बनेगा। अच्छा NaBH4 Cl को होगा तो एक, हाँ OH आ जाएगा CH3 पे, ओके ठीक है, OH आ जाएगा CH3 पे, तो OHCH3 किस पे आएगा, OHCH3 आपको 5 में, तो Q का 5 है, तो इसका आपको हो जाएगा Q का 5, हाँ A हो गया, इसका हो गया A, इसका A हो गया, P3 Q5 R4 S1 A। ठीक है, चलिए बड़ा क्वेश्चन था, इसको हम बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखिएगा इथिलीन ग्लाइकोल का यही रोल है कि वो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। इस पे क्वेश्चन और भी प्रीवियस आ चुका है आपको, है ना, इसी पेपर में, तो अब आइडिया दिमाग में हो गया आपको। तो हम जब भी इथिलीन ग्लाइकोल रहेगा एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन नहीं करवाना है, और जब HCO प्लस आएगा तो इथिलीन ग्लाइकोल हट जाएगा, तो अब आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये है फिर से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। तो सल्फोनिक एसिड मोल्टेन फिनॉल बनता है, फिनॉल का प्रिपरेशन है, और नाइट्रिक एसिड तो पिक्रिक एसिड बनेगा। तो पिक्रिक एसिड कौन से ऑप्शन में है, पिक्रिक एसिड देख लो, पी में पिक्रिक एसिड कौन से ऑप्शन में, 3 में है, तो पी का 3 भाई C और D में है, तो अब हम S देख लेते हैं, है ना, P S देख लेते हैं हम। तो पता है अल्कलाइन केमिनोफोर ऑक्सीडेशन तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये पता है आपको, NCERT का डायरेक्ट रिएक्शन है। फिर है नाइट्रेशन, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन अब एडवांस में क्वेश्चन दिया है तो जुगाड़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर 2 बार नाइट्रेशन होना करना पड़ेगा, ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि एक बार नाइट्रेशन करोगे तो कोई ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं। आप सॉल्व करके देख लेना, कोई ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं। थोड़ा सा मेरे अनुसार ये ऐसा देना नहीं चाहिए था, ओके, मल्टीपल नाइट्रेशन थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा घट चुका है, और फिर से तीसरा फिर से NO2 लॉगे, तो मेरे अनुसार ये फेवरेबल रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, इसीलिए करना पड़ रहा है ऐसा। चलिए फिर पता है आपको क्या होगा, SOCl2 पता है, COCl NH3 CONH2 हॉफमैन ब्रोमाइड, तो ये बन गया आपको NH2, देख लो NH2, और फिर हो जाएगा NO2 NO2, आपको पता है N2 प्लस Cl माइनस, है ना, और फिनॉल हो जाएगा फिनॉल और 2 NO2। तो देखें इसमें दिख नहीं रहा है ना, 2 NO2 ये वाला है, देखिए आप ये वाला है, ठीक है, तो आप देख सकते हो हर ऑप्शन में लगता है 2 NO 3 NO2 है, इसमें नहीं है 1 NO2, लेकिन ये मैच नहीं करेगा। तो यहां पर यही ट्रिक था कि आपको 2 बार नाइट्रेशन करना पड़ेगा, एक बार नाइट्रेशन करोगे तो कोई ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये फेवरेबल रिएक्शन है नहीं, लेकिन बिना इसके आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका हम क्या बताए थे, इसका आपको होगा 1, इसका 1 था, हाँ ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, पी का 3, तो सी हो जाएगा।
तो इसको भी हम मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था और थोड़ा दिमाग लगाना था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, शायद हो गया है 17 क्वेश्चन, हाँ हो गया है। ठीक है, तो फिर है ना, तो आप देख सकते हो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना था, थोड़ा शांत दिमाग रखना था, तो आप एटलीस्ट 17 में से 13-14 आराम से सही कर सकते थे। उसी तरह से हम लोग पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक